नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। दोस्तों, आज की कहानी मेरी वर्मा परिवार पे है। वर्मा जी के घर में उनकी पत्नी सीता और एक बेटी सीमा और एक बेटा विक्की था। उन लोगों की गर्मियों की छुट्टी पड़ती है। सीमा की मौसी सरिता की शादी थी। घर में सभी लोग अपनी नानी के घर जाने के लिए तैयार थे। नानी का घर का माहौल थोड़ा गांव जैसा था, लेकिन बच्चों को नानी के घर जाना, खेत खलियान में घूमना बहुत पसंद था। अब सब लोग सरिता की शादी के लिए नानी के गांव डुमराव जा रहे थे। नानी के घर तक जाने के लिए उन लोगों को बैलगाड़ी से जाना पड़ता था। बच्चे बहुत एंजॉय करते थे, लेकिन उन लोगों की गांव जाने वाली ट्रेन कुछ लेट थी और उन्हें नानी के घर जाने के लिए शाम हो गई। बैलगाड़ी पर वर्मा जी, पत्नी सीता और दोनों बच्चे बैठे थे। बैलगाड़ी शमशान के रास्ते से होकर जा रही थी और रात को वहां से कोई नहीं जाता था। अभी तो शाम ही हो रही थी। हमारी हिंदू सभ्यता में सूरज ढलने के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, पर जब वर्मा जी अपने परिवार के साथ वहां से निकल रहे थे तो शमशान में कोई बॉडी जल रही थी। उस बॉडी के पास कोई नहीं था। बॉडी पूरी जल गई थी, शायद इसलिए वहां कोई रुका नहीं था, लेकिन उसमें अभी अंगार थे। तभी बैलगाड़ी वाला बोलता है कि कोई कुछ नहीं बोलना उस रास्ते से निकलते वक्त, और पीछे मुड़कर भी नहीं देखना। बच्चे थोड़ा डर जाते हैं और बैलगाड़ी वहां से निकलती है तो बैलगाड़ी आगे जाने से रुकती है, पर बैलगाड़ी का मालिक ज़बरदस्ती बैलगाड़ी को वहां से ले जाता है, मानो बैल ने वहां किसी को देख लिया हो। तभी सीमा को लगता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है और सीमा कुछ डर के जब बैलगाड़ी थोड़ा आगे बढ़ती है तो पीछे मुड़कर देख लेती है। उसे वहां पर बहुत ही भयानक रूह दिखती है और वो डर के आगे मुँह करके अपनी मम्मी को पकड़ लेती है। अभी सब ठीक चल रहा था। सब लोग नानी के घर पहुंचते हैं। वहां पर सब लोग वर्मा परिवार का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। नानी ने पूछा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तो सीता बोलती है, माँ, रास्ते में हमें शमशान की तरफ से आना पड़ा। तो नानी कहती है, वहाँ कोई परेशानी तो नहीं हुई? सीता कहती है, सब ठीक है माँ, अब हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, चलो जल्दी से खाना खिलाओ। सभी लोग वहाँ इकट्ठा होकर खाना खाते हैं और छत पर सोने जाते हैं। सीमा को छत पर सोने में कुछ डर लग रहा था। तभी उसकी मौसी उसके बगल में सो जाती है। अब सीमा भी सोने की कोशिश करती है। तभी रात में 12 बजे के बाद उस सीमा को प्यास लगती है और वो अपनी मौसी सरिता को उठाकर कहती है कि मुझे प्यास लग रही है। तो सरिता उसे कहती है, वो देख सुराही रखी है, उसी पर गिलास भी है, पानी पी ले। सीमा पानी पीने के लिए जाती है तो उसे वही भयानक चेहरा फिर से दिख जाता है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। घर में सभी की आंखें खुल जाती हैं और सब सीमा की तरफ भागते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। तो सीमा डर से कांपते हुए बोलती है कि वहाँ कोई था। फिर सब लोग बोलते हैं कि कहीं कुछ नहीं है, तुझे वहम हुआ है, अब सो जा। और सरिता सीमा को लेकर अपनी बाहों में सो जाती है। सीमा जैसे तैसे रात बिताती है और नानी से बोलती है कि नानी, मैं अब ऊपर नहीं सोऊंगी, मुझे कमरे में आपके साथ सोना है। नानी हंसते हुए बोलती है, ठीक है, तू मेरे साथ ही सोना। घर में पूरी रौनक होती है, गीत नाच सभी चल रहे थे, पर सीमा कुछ खोई खोई सी थी। नानी सीमा को ऐसे देखकर नोटिस कर रही थी कि सीमा खुश नहीं है और खोई खोई रह रही है। तभी नानी सीता से पूछती है कि बेटी, कोई बात है क्या? सीमा कुछ खोई खोई सी लग रही है। सीता बोलती है, माँ, सीमा तो यहाँ आने के लिए बहुत खुश थी, लेकिन मैं भी नोटिस कर रही हूँ कि सीमा कुछ बुझी बुझी सी लग रही है। नानी सीमा की नज़र उतारती है, पर कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो रात के 12 बजे के बाद फिर चिल्लाने लगती है। नानी कमरे की लाइट खोलती है और सीमा को अपनी बाहों में पकड़ती है और पूछती है कि क्या हुआ सीमा। सीमा नानी को बताती है कि एक बहुत भयानक चेहरा दिखाई दिया। वो चेहरा किसी औरत का था
जो मुझे बहुत घूर कर देख रही थी, जैसे शमशान में दिखी थी, और बोलती है मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। नानी ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है और बोलती है कि हनुमान जी का नाम लेकर सो जा। पर सीमा सो नहीं पा रही थी। फिर आंखों ही आंखों में रात कटी और ना सीमा सोई और ना नानी। अगली सुबह जब नानी ने ये सारी बातें वर्मा जी को और बेटी सीता को बताई तो वो लोग बहुत परेशान हो गए। लेकिन नानी बोलती है कि परेशान होने से नहीं होगा, इसका उपाय ढूंढना होगा। वर्मा जी सीमा को घर ले जाने को बोलते हैं, पर सीता और नानी कहती है कि घर ले जाकर तुम क्या कर लोगे। नानी बोलती है कि बगल के गांव में एक अघोरी बाबा रहते हैं, मैं उन्हें सीमा को दिखाऊंगी। तब वर्मा जी बोलते हैं कि ओघड़ के चक्कर में मैं नहीं पड़ना चाहता। लेकिन नानी कहती हैं कि बेटा ये ओघड़ गांव में सबको देखता है और गांव के पास ही रहता है और आज तक किसी का बुरा नहीं किया है। जब गांव पर कोई परेशानी आती है तो यहाँ के सभी गांव के लोग इन्हीं को बुलाते हैं, इसलिए तुम शांत होकर बैठो और सब ठीक हो जाएगा। सीमा अब दिन में भी पागलों की तरह चिल्लाने लगी कि मुझे मत ले जाओ, मुझे छोड़ दो। ऐसा लगता है कि उसे कोई अपने साथ ले जाना चाहता है और सीमा अजीब सी हरकत करने लगती है, कभी हंसती है तो कभी रोती है और चिल्लाती है। ये सब देखकर सीमा का भाई विक्की डर जाता है और रोने लगता है, लेकिन सरिता उसे संभालती है। उसी दिन विक्की का एक मामा जो सबसे बड़ा था वो शहर से आता है और उसे जब सीमा के बारे में पता चलता है तो वो सीमा की नानी को यानी अपनी माँ से कहता है कि मैं बगल के गांव से ओघड़ बाबा को लेकर आता हूँ। वर्मा जी और मामा दोनों ही ओघड़ को लेने के लिए पास वाले गांव में चले जाते हैं और ओघड़ बाबा को सीमा के बारे में सारी बातें बताते हैं। ओघड़ बाबा सारी बातें सुनकर कहते हैं कि ये शमशान की दुष्ट आत्मा पिचासनी है, ये इतनी आसानी से नहीं जाएगी। ये सब सुनकर वर्मा जी दुखी होकर ओघड़ के आगे हाथ जोड़ते हैं कि किसी भी तरह बाबा मेरी बेटी को ठीक कर दो। ओघड़ बाबा बोलते हैं कि सीमा को फिर उसी शमशान की तरफ ले जाना पड़ेगा और मैं ये गंगा जल लेकर वहाँ आता हूँ, आप लोग सीमा को लेकर आए। वर्मा जी और मामा दोनों सीमा को शमशान की ओर लेकर आने लगते हैं, पर ये इतना आसान नहीं था। सीमा उन लोगों से कंट्रोल नहीं हो पा रही थी क्योंकि अब पूरी तरह से पिचासनी सीमा पर हावी हो गई थी। जैसे तैसे करके सीमा को वो लोग आधे रास्ते तक लाते हैं, तभी सीमा अपने मामा पर वार करती है और मामा दूर गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। अब वर्मा जी बहुत डर जाते हैं, तभी सीमा हवा में लटक जाती है और वर्मा पर वार करने ही वाली थी कि वहाँ ओघड़ बाबा आ जाते हैं और सीमा को रोकते हैं। पहले तो सीमा में घुसी पिचासनी ओघड़ को डराने की कोशिश करती है, पर ओघड़ बाबा उससे नहीं डरते। तभी पिचासनी समझ जाती है कि ओघड़ के आगे उसकी शक्ति कमज़ोर है और पिचासनी ओघड़ बाबा से हाथ जोड़कर कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ूंगी। पर ओघड़ बाबा उसे वही गंगा जल डालकर भस्म कर देते हैं और उसे मुक्ति मिल जाती है। सीमा पहले की तरह ठीक हो जाती है और सीमा के मामा को होश आ जाता है। सभी ठीक से घर जाते हैं और ओघड़ को धन्यवाद देते हैं। सीमा और सब घर में सरिता की शादी को बहुत एंजॉय करते हैं। इसलिए दोस्तों रात में शमशान वाले रास्ते से नहीं आना चाहिए और पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। सभी को अच्छे साधु ओघड़ नहीं मिलते। दोस्तों आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।